पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखो तो वेब 5.0 इज़ ऑलवेज़ इवन चर्चा का विषय रहा है। और हम हमेशा किसी इंफॉर्मेशंस को मतलब किसी भी तरह की आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उन्हें शेयर करने के लिए डिफरेंट तरह के वेब के यूज़ होते रहे हैं। वेब में एक नया वेब 5.0 है जो अभी हाल ही में न्यूज़ में फिर रहा है। इस बारे में क्या है, इस पे बात करेंगे। इवन वेब 3.0 पर यूपीएससी 2020-22 में क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। सो ये पूरा का पूरा लेसन जो है दिस इज़ बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दिस माई लेसन नंबर 94। और यहाँ हम पूरी तरह से बात करने वाले हैं वेब 5.0 को लेकर किस तरह की चर्चा हो रही है और किस तरह से वेब 5.0 और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होगा। और ये कह लीजिए कि आज तो नहीं, लेकिन आने वाले 5 से 7 वर्षों में वेब 5.0 विल ब्रिंग अ रेवोल्यूशन। और इवोल्यूशन ऑफ वेब की कैटेगरी में वेब 5.0 का क्या महत्व होगा, दैट ऑल द एंटायर डिस्कशन आई विल डू हियर इन दिस वीडियो। सो मेरा नाम डॉक्टर रवि ग्ररी है एंड आई हैव डन माई PhD फ्रॉम IIT दिल्ली। आई हैव डायरेक्टर ऑफ पूर्वांचल IAS फिर आई एम प्रोवाइडिंग द फेस टू फेस क्लासेस। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ से आप मेरी PDF और वीडियो लिंक्स ले सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी जो क्लासेस होती है उसके लिंक्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मेरा कोड रवि UPSC है। जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं रवि UPSC कोड पर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाता है। दिस द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ UPSC CSE दे ऑल आर टेकिंग द क्लासेस ऑन अनअकैडमी। इनसे जुड़ने के लिए आप अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो फाइनली हम बात करते हैं वेब 5.0। वेब 5.0 की चर्चा क्यों रही है, क्या ऐसे न्यूज़ हैं जो हाल ही में रहे हैं और वेब 3.0 से कैसे वेब 5.0 और ज़्यादा इम्प्रूव है। जो मैंने आपको अभी विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन जैसे शब्दों का यूज़ किया था वो क्या है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जो ट्विटर के CEO हैं, जो पहले पुराने CEOs रहे हैं जिनका नाम है जैक डॉर्सी, उन्होंने बोला है कि भाई ऐसा है कि जो आज डिसेंट्रलाइजेशन के लिए 3.0 की हम बात कर रहे हैं, वेब 3.0 की बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज डेटा नहीं है। वो फिर भी किसी ना किसी के हाथ में हो सकता है। कैसे होगा, क्या होगा, उस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। उसको भी और बेहतर तरीके से डिसेंट्रलाइज करके और आपकी डेटा को आपके पास ही रखकर, सुरक्षित रखकर आप उसको उसके अपने कह लीजिए आप ओनर हो सकते हैं अपने डेटा के। उसी चीज़ों के बारे में आप जैक डॉर्सी बात करते हैं और कहते हैं कि भविष्य में वेब 5.0 को लाया जाएगा जो काफ़ी हद तक वेब 3.0 से सुरक्षित होगा। वेब 5.0 का मेनली जो एम है वो मैंने आपको बोला, एक एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज एक वेब होगा जो आपको पूरी तरह से आपको आपके द्वारा आपके डेटा पर कंट्रोल देगा। अभी ऐसा है नहीं, क्योंकि अभी जो है आपका डेटा वो कहीं ना कहीं किसी सर्वर पर है, किसी साइट्स पर जाकर वहाँ पर उनके पास सेफ पड़ा हुआ है। लेकिन अब आज आने वाले भविष्य में आप वेब 3.0 और उससे भी इम्प्रूव वेब 5.0 के साथ अपने डेटा के आप मालिक होंगे। ओके, अब ये डेटा होता कहाँ से? जो आप वीडियोस या कंटेंट्स या जो भी चीज़ें आप बनाते हैं वो सारी चीज़ें आप अभी सेंट्रलाइज तरीके से कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म को दे देते हैं। जैसे आप यूट्यूब को दे देते हैं, जैसे आप फेसबुक को दे देते हैं, जैसे आप इंस्टा को दे देते हैं। आगे चलकर ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास ही रहेंगी। यही पूरा का पूरा कंसेप्ट है वेब 3.0 और उससे ज़्यादा एडवांस आने वाला वेब 5.0 का। देखिए एक्चुअल में वेब 5.0 पे है क्या। ओके, वेब 5.0 पर अगर हम बात करें तो डॉर्सेस बिटकॉइंस बिजनेस यूनिट जो कंपनी है इसका नाम है ब्लॉक हेड ही इसके लिए कोशिश शुरू कर रहा है और यही इन चीज़ों को तैयार करने जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपकी आइडेंटिटी है। आपकी आइडेंटिटी को सुरक्षित रखा जाएगा। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन द केस ऑफ वेब 5.0। यहाँ पर वेब को डेमोक्रेटाइज किया जाएगा। इवन आपको बोले तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो होंगे, द वेब डेमोक्रेटाइज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बट मिसिंग अ की लेयर इज अ आइडेंटिटी। यानी सीधी बात है, अगर बात करें तो आपकी आइडेंटिटी आज मिस होती है, लेकिन इसको हम कहीं ना कहीं सुरक्षित करने का प्रयास करने वाले हैं। अब बात ये होती है कि यहाँ पर असल में आज क्या होता है, आप अपने डेटा को कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी को देते हैं। ओके, लेकिन अब आपके पास अपना ओनरशिप होगा और यहाँ पर थर्ड पार्टी के बिना भी अपने डेटा को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। आप किसी चीज़ को चाहें तो अपने थ्रू आप उसको बेच भी सकते हैं, उसके हिसाब से उसका पेमेंट भी ले सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम वेब 3.0 में भी काफ़ी हद तक देख चुके हैं। लेकिन वेब 3.0 में कुछ कमियां हैं। वेब 3.0 में क्या कमियां हैं उसे भी मैं आपको बताऊंगा, तभी आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि वेब 5.0 की आवश्यकता इतनी ज़्यादा क्यों पड़ी। और वेब 3.0 वेब 5.0 इन चीज़ों को समझने के लिए आपको वेब के रिवोल्यूशन या इवोल्यूशन पर भी जाना होगा।
असल में जो वेब 5.0 है इसमें है क्या, देखिए इसके पहले वेब 2.0 और वेब 3.0 जो जो चर्चा में रहे हैं, उस वेब 2.0 और वेब 3.0 को दोनों के कंसेप्ट को जोड़कर मर्ज करके एक नया वेब 5.0 की तैयारी हो रही है। इसीलिए इसका नाम वेब 5.0 कह रहे हैं। और सीधा यहाँ कह रहे हैं कि आपका डेटा, उस पर आपका कंट्रोल होगा इंटरनेट पे, और साथ ही साथ आपकी अपनी आइडेंटिटी होगी। अब आपके पास आपका डेटा होगा तो आपकी उसकी वैल्यू रहेगी। अब आप अभी जाकर जो यूट्यूब पे डेटा डाल देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं, उस तरह की चीज़ें नहीं, अब आपको आपकी क्रेडिबिलिटी मिलने वाली है। वेब 5.0 की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वेब 3.0 को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं बोला गया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अभी आज अगर आप कल को चलकर भविष्य में वेब 3.0 लाते हैं, आज आपके पास देखिए तो आज सारे के सारे डेटा जो हैं वो सारे के सारे इन सर्वर्स पर, इनके इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए आप सारा का सारा डिसेंट्रलाइज करते हैं तो भी कैसे कर सकते हैं। आज इतना सारा इन्फॉर्मेशन या डेटा यूट्यूब के पास है, और इतना सारा इन्फॉर्मेशन और डेटा फेसबुक के पास है। इतना डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अगर यूट्यूब के पास पहले से है तो कहीं ना कहीं यूट्यूब और फेसबुक उसको डिसेंट्रलाइज नहीं होने देगा पूरी तरह से, क्योंकि उनके पास करीब 60% 70% डेटा ऑलरेडी पहले से सेव है। हाँ, अगर शुरुआत में इस तरह की चीज़ें लाई जाती हैं जहाँ पर किसी के पास ज़्यादा डेटा सेव नहीं होता, तब वहाँ पर वो सिस्टम पूरी तरह से फेयर होता। लेकिन अभी भी अगर वेब 3.0 में देखें तो वेब 3.0 में लाने पर अभी भी कुछ लोगों के पास डेटा इतना ज़्यादा है कि काफ़ी हद तक वो डेटा को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला, यूट्यूब, फेसबुक, एक जनरल एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा डेटा को सेव कर रहा है। इसीलिए अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं है, क्योंकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट है और कुछ लिमिटेड पार्टनर्स है जिनकी जो इस तरह की चीज़ों को होल्ड कर सकते। आप मुझे एक बात बताइए, फिर मैं आपको उसी चीज़ को बात कर रहा हूँ, अगर 60% डेटा यूट्यूब पर सेव है तो कैसे आप कह सकते हैं कि वो चीज़ डिसेंट्रलाइज हो सकती है। ऑलरेडी वहाँ पर सेफ डेटा पड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा, फेसबुक के पास ऑलरेडी इतना डेटा है, तब कैसे कैसे सिस्टम सेंट्रलाइज हो सकता है। फिर मैंने बोला, अगर शुरुआत में जब कभी किसी के होल्ड में डेटा नहीं था, उस समय आप उसको डिसेंट्रलाइज करना आसान था, अभी इतना आसान नहीं होगा जो वेब 3.0 पर ऐसा कहा जा रहा है। तो जो बात यहां पर की जा रही है, जो डॉर्सी बोल रहे हैं, डॉर्सी का सोचना गलत नहीं है। डॉर्सी पूरी तरह से इसको और ज़्यादा सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं कि वेब 3.0 इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन पूरा नहीं हो सकता है, जो कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट और लिमिटेड पार्टनर्स जो होंगे वो पूरे इस तरह से कुछ डेटा को कंट्रोल कर सकें। 5.0 पर तो हम लोग आगे बात करने वाले हैं, लेकिन 5.0 के पहले हम आपको लिए चलते हैं पहले इवोल्यूशन ऑफ वेब की तरफ। इवोल्यूशन ऑफ वेब की अगर हम शुरुआत करें तो वेब 1.0 से कहानी शुरू होती है। वेब 1.0 था क्या, जब वेब के इवोल्यूशंस होते हैं। वेब 1.0 जो था, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पर आप सिर्फ डेटा को रीड कर सकते थे। यहाँ पर एक ऐसा वेब था जहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होता था, समझिए एक तरह से न्यूज़पेपर होता था। उस पर जो इंफॉर्मेशन आ जाते थे आप उसको पढ़ सकते हैं, उसके अलावा उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते थे। 1991 में इस तरह की प्रारंभ में जो वेब लाए गए वो वेब 1.0 ही थे, एक न्यूज़पेपर थे। अब यही पहला जनरेशन जो है ग्लोबल डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क था, जिसके बारे में आपको बात कर रहा हूं। यहां पर पूरे के पूरे जो वेब थे वो स्टैटिक वेब पेजेस होते थे, जो बन गए वही हो गए, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता था। धीरे धीरे एक ऐसा इवोल्यूशन आया जहां पर, यानी वेब 1.0 पूरी तरह से था क्या, वेब 1.0 पूरी तरह से क्या था दोस्त, वेब 1.0 पूरी तरह से इंफॉर्मेशन था, जहां पे एक सूचना डाल दी जाती थी। इसको पूरी तरह से आप न्यूज़पेपर समझिए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बस ये था कि न्यूज़पेपर एक कागज़ की जगह आपको डिजिटल स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद चीज़ें आती हैं वेब 2.0 पर। वेब 2.0 पर आपको ये भी ऑप्शन दिया कि भाई आप रीड ही नहीं कीजिए, आप वहाँ पर अपने सजेशन राइट भी कर दीजिए, आप वहाँ पर चीज़ों को शेयर भी कर दीजिए। जैसे आप सोशल वेब पे देख रहे हैं ना, जैसे आप यूट्यूब पे जा रहे हैं, आप फेसबुक पे जा रहे हैं, आज ये चीज़ें जो हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं, ये वेब 2.0 जनरेशन है। लेकिन आज वेब 2.0 पर दिक्कत क्या हो रही है कि डेटा सब कुछ सेंट्रलाइज हो रहा है। जी, आप अपने सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो फेसबुक पे रख रहे हैं, आप सारे के सारे इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे रख रहे हैं, वहां लगातार सुरक्षित होता चला जा रहा है, वहां पर एकत्रित होता चला जा रहा है, और उनके पास डेटा का भंडार है। यही मैं कह रहा हूं, करीब 60% से अधिक पूरी अगर डेटा देखिए तो ये लोगों के पास ऑलरेडी सेव पड़ा हुआ है, और ये अपने हिसाब से उस डेटा को अपने हिसाब से यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ हम लोग करते क्या, हम लोग जो डेटा लेते हैं उसको ले जाकर किसी जगह पर ले जाकर उसको सुरक्षित करते हैं। सुरक्षित भी करते हैं तो क्या करते हैं, वो उनका प्रोटेक्शन करते हैं अपने सर्वर पर, ठीक है। और ये सोशल वेब वगैरह पे यही चल रहा है। और आज के ज़माने में जो हम लोग पूरा www यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग किसी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं किसी जगह पे जाके सेव हो रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता वो डेटा। अब बात होती है वेब 3.0 की।
वेब 3.0 जो है यहां पर पूरे के पूरे डेटा को डिसेंट्रलाइज करने की बात होती है। यहीं से कहानी शुरू होती है डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अब डेटा किसी को कोई होल्ड नहीं कर सकता है, तो डेटा विल बी अंडर योर कंट्रोल। तो यहां पर आप करते क्या है, रीड राइट के साथ एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसको पनपना। एग्जीक्यूट का मतलब अपने हिसाब से आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं। यहां पर सिर्फ रीड और राइट नहीं, उसके हिसाब से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। उसको कहां तक पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, ये यानी कह लीजिए एक तरह का यह बेडरॉक है जहां से होकर पूरी चीजों की, पूरी मिट्टी की शुरुआत होती है। ठीक है, यानी पूरे लेवल पर जो डेटा है उसको सुरक्षित रखने का एक बेडरॉक है। यहां से चलकर हम पूरे डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब बात ये होती है इस डिजिटल वर्ल्ड में हम कैसे वेब 3.0 को मैनेज करेंगे, जहां डेटा को डिसेंट्रलाइज करना है। सीधी तकनीकी है बच्चा, जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो सबसे पहले आपने देखा होगा, जो रैंसमवेयर का केस हुआ था 2017 में, जहां बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन में ब्लॉकचेन को गलत तकनीकी के लिए प्रयोग किया गया था, वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसको हम ओपन लेजर के नाम से कहते हैं, वही ओपन लेजर के नाम से उसको कहते हैं। इस तरह की तकनीकों का उपयोग किया जाएगा डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, डेटा को आपके अंदर कंट्रोल में रखने के लिए। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक खुला क्या है, एक ओपन लेजर है दोस्त, एक खुला बही खाता है। ये ऐसा एक्सेस होता है, ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जहां पर डेटा की चोरी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि एक समय उस जगह पर नेटवर्क में रहने वाले लोग, जितने भी लोग वहां पे मौजूद होते हैं, सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और जब सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो यहां पर कोई भी डेटा थेफ्ट नहीं हो सकता है, या अगर वहां पे कोई भी डेटा थेफ्ट होता भी है तो दूसरे कंप्यूटर पर, उस नेटवर्क पर रहने वाला उस ब्लॉक में आप वहां से डेटा ले सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। अब इसमें जब डिसेंट्रलाइजेशन डेटा होगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा होगा, यहां पर एक चीज और होने वाली, यहां पर किस तरीके से पूरा सिस्टम काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाएगा। यही आर्टिफिशियल लर्निंग और मशीन लर्निंग काफी हद तक एक ऐसा मशीन होता है जो पूरी तरह से प्रोग्राम किया जाता है और एकदम ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। ये काफी हद तक क्या करेगा, डेटा को सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग होता है। अब जैसे आप बताइए, आप किसी साइट पे जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई गाना सुनते हैं, तो है क्या, ये एक एआई है। जैसे आप देखिए, सुबह आपको ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, आपको ज़्यादातर वीडियोस कैसे मिलेंगे, भक्ति टाइप के मिलेंगे। यानी सुबह जब आप जागते हैं, जय जगदीश हरे श्री बजरंग बली, है ना, इस तरह के आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे क्यों मिलते हैं? क्योंकि इस समय ऐसा एआई डेवलप है आज के ज़माने के हिसाब से, उसको पता है कि सुबह के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्ति सुनते हैं। ओके, दोपहर के टाइम में देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग गजल सुन। मैं सिर्फ एक मोड ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूँ। ये चीज़ें कहीं ना कहीं एआई के द्वारा ही इंटरनेट पर ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। जिस तरह से लोग वहाँ पर ज़्यादा आ रहे होते हैं, उस हिसाब से मशीन लर्न करके उस तरह की चीज़ों को आपके सामने ज़्यादा उस समय दिखाती है। ये एक एआई ही है। तो वेब 3.0 भी आपको बताऊँ काफ़ी हद तक ये एआई पर ही डिपेंड होगा, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज़ होगा। और ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन एक ओपन लेजर है, एक ऐसी चीज है जहां उस समय उस नेटवर्क में मौजूद हर व्यक्ति सारे के सारे इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सेस कर सकता है। ओके, तो यहां पर कह लो कि अगर वेब 3.0 इस तरह की चीजें आती हैं तो डेटा का थेफ्ट होना भी बहुत मतलब बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आपका इंफॉर्मेशन आप पे कंट्रोल में रहेगा। ये सारी चीजें आपको वेब 3.0 में मिलने। पर एक बात और मैं आपको बताता हूँ, वेब 3.0 में, वेब 3.0 बहुत ज़्यादा सक्सेस क्यों नहीं हो सकता है, उसमें कोई कमियां क्या हो सकती हैं, मैंने अभी बोला था। इसके पीछे कारण क्या था, यहाँ पर मैं आपको फिर लिए चलता हूँ, जरा देखिएगा जो मैं आपको यहाँ समझा रहा था। मैंने अभी आपको बोला था कि यहाँ पर वेब 3.0 में दिक्कत क्या हो सकती है। दिक्कत यही हो सकती है, यहाँ डेटा जो है वेंचर कैपिटलिस्ट के पास हो सकता है, यहाँ किसी लिमिटेड पार्टनर्स के पास हो सकता है। जैसे आज के हिसाब से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डेटा इतना ज़्यादा भरा हुआ है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने गूगल के पास चले जाइए, वहाँ पर इतने इन्फॉर्मेशन है कि आप वो खुद अपने इन्फॉर्मेशन उठाकर आपको दे देते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको फिर डिसेंट्रलाइजेशन की बात उस लेवल पर नहीं रह जाएगी। तो यहां पर अब 5.0 की बात की जा रही है। यहां पर जो 5.0 पे बात की जा रही है, 5.0 पर क्या कहा जा रहा है, 5.0 को एक्चुअल में हम इंटेलिजेंट वेब के नाम से भी जान रहे हैं, इसी को सिम्बायोटिक वेब के नाम से भी जान रहे हैं। ये पूरी तरह से सेंसरी है और पूरी तरह से इमोशन पर आधारित है। ये पूरी तरह से सेंसरी है, पूरी तरह से इमोशन पर आधारित है। कहने का मतलब आपको बताऊं तो रिलेशनशिप विल बिकम एज अ डेली हैबिट फॉर मेनी पीपल, ये ध्यान रखिएगा। ओके, रिलेशनशिप विल बिकम एज अ डेली हैबिट फॉर द मेनी पीपल। जैसे आपको मैंने बोलूं, आपकी इच्छा, ये टेक्नोलॉजी वे 5.0 खुद जानकर आपको उस चीज़ की जानकारी दे देगी कि आप किस समय किस मूड में हैं, किस तरह की क्या चीज़ें चाहते हैं। मैं आपको इन चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर बता दूंगा, यानी कह लीजिए पूरी तरह से आपको इमोशनल एज वेल एज लॉजिकल, इन सारे लेवल पर जो कॉम्प्लेक्स लेवल के थॉट्स होते हैं उनको भी आप वेब 5.0 के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं।
आपको कुछ उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे आप ज़्यादा क्लियर हो जाएँगे। यहाँ पर इमोशंस वगैरह को इंडिविजुअल व्यक्ति को के साथ जोड़ने की जो बात हो रही है, देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। कुछ ऐसे केसेज़ हैं जो वेब 5.0 पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी आइडेंटिटी को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, चेंजेस द कंट्रोल ऑफ आइडेंटिटी कैसे होता है, ज़रा देखिएगा। आपकी आइडेंटिटी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है जो पहले उस हिसाब से लेवल पर कंट्रोल नहीं हो सकता था। जैसे मान लीजिए जब हम किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, ध्यान रखिएगा वेब 5.0 से, जब हम किसी किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं वेब 5.0 के पहले होता क्या है, हमने फेसबुक पे अपने सारे इन्फॉर्मेशन डाल दिए। अब मान लीजिए अब हम ट्विटर पे जाना चाहते हैं, तो फिर फेसबुक पे एक बार हमने अपना नाम डाला, अपना एड्रेस डाला, अपना फ़ोन नंबर डाला, अपनी फोटोग्राफ डाली, सारा डिटेल डाला, फिर वही चीज़ ट्विटर पे भी जाके हमें डालना पड़ता है। ये बताइए, अगर एक ब्लॉक होता जहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन सेफ होते, वही ब्लॉक से आपको फेसबुक पे ले लेता, वही आपसे ट्विटर भी लेता, तो आपको ये चीज़ें आप अपने हिसाब से अपने सेंट्रलाइज कर लेते। आप चाहते तो फेसबुक को एक्सेस देते, चाहते तो ट्विटर को एक्सेस देते। अभी क्या है, अभी फेसबुक ने अपना डेटा लेके रखा हुआ है और इसने ट्विटर ने अपना डेटा लेके रखा हुआ है। लेकिन अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लें, एक ब्लॉक के अंदर डेटा रख लें, है ना, ब्लॉक के अंदर डेटा रख लें, तो ब्लॉक के अंदर जो डेटा होगा वो फैसिलिटी आपको वेब 5.0 देगा। अब यहाँ पर आप चाहेंगे तो सीधा ब्लॉक से आप फेसबुक पे डेटा ले लेंगे, सीधा ब्लॉक से आप चाहे तो ट्विटर पे डेटा ले लेंगे, क्योंकि अब आप एक्सेस दे ही नहीं रहे हैं फेसबुक और ट्विटर को, तो फेसबुक और ट्विटर एकदम बेकार बैठे हैं, ऐसे समझ लीजिए। अब ये लोग के पास डेटा इकट्ठा नहीं होगा। तो वही मैं कह रहा हूं, किसी पर्सन का जो डिटेल आप किसी वेरियस सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, अब सोशल मीडिया पे अलग अलग जगह आपको डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो डेटा आपका स्टोर किया जा रहा है, अब उसको स्टोरेशन की जरूरत नहीं। आपका डेटा आपके ब्लॉक के अंदर है, जो कि ब्लॉकचेन तकनीकी में आप अपना इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर या डेटा के अंदर अपने ब्लॉक के अंदर रख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए एक एग्जांपल देने की कोशिश की है, गिव्स द यूजर्स कंट्रोल ओवर देयर ओन डेटा। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए मैं कोई म्यूजिक सुनता हूं, ओके, मैं कोई म्यूजिक सुनता हूं और अलग अलग समय अलग अलग तरह की म्यूजिक सुनता हूं, जब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं अलग अलग समय अलग अलग तरह की म्यूजिक सुनने की कोशिश करता हूं, तो मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं। अभी मान लीजिए मैं किसी एप्लीकेशन पर म्यूजिक सुन रहा हूं, तो मैंने क्या किया, उस एप्लीकेशन के अंदर सारे के सारे क्या दे रखे हैं बच्चा, उसको मैंने अपने सारे के सारे हिंट दे रखे हैं, मतलब इस समय ये चीज़ें सुनी जाती हैं, इस समय ये चीज़ें सुन। लेकिन जैसे ही मैंने, मेरा कहने का मतलब, दिन के समय, सुबह के समय बजरंगबली सुनता हूँ, दोपहर के समय गजल सुनता हूँ, रात के समय बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग सुनता हूँ, कुछ भी मान लीजिए वॉटेवर, तो ये डिफरेंट समय पे जो मेरा डिफरेंट मोड होता है, ये एक एप्लीकेशन को पास मैंने उसको सारा का सारा डेटा दे रखा है किसी गाने वाले पे गाना सुनने के लिए। लेकिन वही मान लीजिए मैं अगर ऐप्स वगैरह चेंज करता हूं, एप्लीकेशन चेंज करता हूं, तो मुझे दूसरे वाले को बताना पड़ेगा इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये। अगर मैं एक काम करूं, इसको ये डेटा दूं ही ना, अगर मैं उसको ब्लॉकचेन के अंदर एक ब्लॉक के अंदर रख दूं, एक ब्लॉक के अंदर रख दूं, तो ब्लॉक से सीधा ये ले ले, ब्लॉक से सीधा ये ले ले, तो मुझे इसको प्रोग्राम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी तरह से ये इन चीजों को समझ जाएगा। और इसी के लिए कह रहा हूं कि यहां गिव्स यूजर कंट्रोल ओवर देयर ओन डेटा। आप यूजर्स को पूरी तरह से कंट्रोल दे रहे हैं, मैं अपना कंट्रोल ले रहा हूं अपने हिसाब से, अपने एप्लीकेशन के हिसाब से। अब इससे नहीं सुनना चाहूंगा तो इस पर बंद कर दूंगा, इस पे सुनना चाहूंगा तो इसके एप्लीकेशन को यूज करूंगा। नहीं तो पहले क्या होता था, मैं इस एप्लीकेशन पे जाकर सारी इंफॉर्मेशन वहां पे सेव कर देता था और उसके हिसाब से वहां जाकर उसको एक्सेस करता था। अब कोई जरूरत ही नहीं है सेव करने की, अब मेरे पास मेरे ब्लॉक के अंदर पड़ा रहेगा, जब चाहूंगा तो एक्सेस इसको दूंगा, जब चाहूंगा तो एक्सेस इसको दूंगा, और यहां पर डेटा किसी के पास सेंट्रलाइज होगा नहीं, डेटा मेरे पास होगा। अरे इसी तरह से आजकल जानते हो जो एक्टर वैक्टर होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पिक्चर्स, ये सब चीज़ों को बेच भी रहे हैं, इन सब चीज़ों को बेच भी रहे हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा वेब 5.0 है, जिसका इंपॉर्टेंस है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो वेब 5.0 कैसे 3.0 से बेहतर है, वो मैंने आपको एक छोटा सा हिंट देकर समझाने की कोशिश की। ओके, यहाँ पर आप देखो, ये डिफरेंट तरह के इन्फॉर्मेशन दिखाने, ARPANET से इंटरनेट की शुरुआत हुई 1969 के आसपास से, इथरनेट आया, वर्ल्ड वाइड वेब आया, धीरे धीरे eBay ये सारी की सारी चीज़ें पहले आई। जब वेब 1.0 चल रहा था, वेब 2.0 आया तो देखो फेसबुक, ट्विटर आया, और अब आगे क्या, आगे वही 3.0 और 5.0 जो आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है इस पिक्चर के थ्रू। बाकी मैंने वेब 1.2, 1.3, वेब 4.0 के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, लेकिन जैसे ही समय के साथ ऐसा कहा जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन और ये जो वॉचेस वगैरह आ रहे हैं, इनके द्वारा भी वेब का एक्सेस जो होगा, इनकी वेब के एक्सेस को वेब 4.0 के नाम से लिया जा रहा है। क्योंकि आज दुनिया में मोर मोबाइल कनेक्शंस हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल पर जो वेब एरा जो चलेगी उसी को वेब 4.0 के नाम से जाना जा रहा है। ये भी एक इवोल्यूशन है, ये भी एक जनरेशन, इसको भी याद रखेगा। ये पूरा का पूरा जो PDF है, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जाके दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो पेपर मैंने बनाया है, जो टॉपिक डिस्कशन किया है, या आपके प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ लिख दी हैं, और आपके एग्जाम के लिए आने वाले भविष्य में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 5.0 के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 3.0 ऑलरेडी आपके पेपर में आ चुका है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ जाकर आप PDF ले लें, साथ ही साथ आप यहाँ पर मेरे वीडियो के लिंक्स भी ले सकते हैं। अनअकैडमी प्रोफाइल पर मेरी स्पेशल क्लासेस और प्लस की क्लासेस मिल जाएंगी। रवि UPSC मेरा कोड है, कोर्स ज्वाइन करते समय इसे यूज़ करने पर आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाता है।
प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो अनअकैडमी का, या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन हो प्लस और आइकॉनिक का, YT UPSC पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। इसके साथ ही अगर आप ऑप्शनल कोर्सेज भी लेते हैं वहां पर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट YT UPSC पर मिल जाता है। UPSC CSE GS कॉम्बैट 50 क्वेश्चन लेकर 60 मिनट आपको करने हैं 3 जुलाई 11 बजे। भूलिएगा नहीं, बहुत सारे टॉपर्स हैं जो सीधा कॉम्बैट से ही क्वेश्चन पाए हैं और उन्होंने अपने प्रीलिम्स में सिलेक्शंस भी लिए थे। इनरोल करने के लिए सीधा जाइए और ये जो लिंक्स यहाँ नीचे दिए जा रहे हैं उस पर इनरोल कर लीजिए। UPSC CSE के बैचेस आपको बैचेस नहीं आपको बताऊँ तो मेन सी प्रिपरेशन में आप जना स्टडीज़ और ऑप्शनल दोनों ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलग अलग टेस्ट हैं जो यहाँ पर आपको बनाए जा रहे हैं। रवि UPSC मेरा कोड है, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। CSE या श्योर भी आपको ऑप्शन दिया जाता है, अगर 2 साल या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक्स्ट्रा जरूरत पड़ने पर आपके कोर्सेज के एक्सटेंशन भी दिए जाते हैं। तो ये आपकी खासतौर से उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा है जो 2 साल 3 साल के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या अभी ग्रेजुएशन में हैं। अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन देता है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस कोर्सेज के लिए दिए जाते हैं, लिमिटेड आवर्स हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, डेडिकेटेड यहाँ पर आपको मेंटरशिप मिल जाती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाते हैं। ये सारे के सारे फायदे आपको तो 178 से अधिक टॉपर जो हैं 2021 में अनअकैडमी से हेल्प लेकर चयनित हो चुके हैं। 0% EMI के साथ अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर आप में से किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ये भी एक ऑप्शन आपके साथ है। अनअकैडमी आपके लिए ऑप्शनल कार्निवल्स भी लाया है, जो अच्छे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं, हाईली स्कोरिंग होते हैं, वो ऑप्शन भी अनअकैडमी आपको देता है 20% डिस्काउंट के साथ। इसके अलावा UPSC CSE का अगला बैच जो है वो 6 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो रहा है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। और अंत में इतना ही बोलूँगा, मेरे साइंस टेक एनवायरमेंट डे क्लासेस चल रही हैं, प्लस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, सुन सकते हैं रवि UPSC कोड के द्वारा। और साथ साथ दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस PDF को जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लें। अपने ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।